हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी मेंस 2024 का पेपर इस समय देखा जाए आयोजन आयोग के द्वारा किया जा रहा है और अब तक यहाँ पे 4 पेपर कंडक्ट हो चुके हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर पेपर आया कैसा है, किस सब्जेक्ट को लेकर के कितने सवाल आए हैं, पेपर कठिन है या आसान है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में देखा जाए तो आज के इस पेपर एनालिसिस में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पर किस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं या जीएस के साथ साथ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन को भी इस बार प्राथमिकता दी गई है। समसामयिक घटनाक्रम का यहां पर कितना रोल है और आपकी पकड़ यहां पर कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये इसलिए भी यहां पे जरूरी है ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीपीएससी मेंस 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कि आपका पेपर कैसा आया है, एनालिसिस वो तो बेहतर होता ही है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो फायदेमंद रहेगा जो यूपीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। 2025 या 2026 का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर आयोग आपसे चाहता क्या है, सब्जेक्ट को लेकर के आपकी पकड़ कैसी होनी चाहिए, टॉपिक को लेकर के आपकी समझ कैसी होनी चाहिए और आयोग आपसे किस तरीके के सवाल पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 में किस सब्जेक्ट को लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका स्टैंडर्ड कैसा है। शुरुआत करेंगे जीएस पेपर 1 को लेकर के, तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखें और पेपर को समझने का प्रयास करें। शुरुआत हम करते हैं जीएस पेपर 1 को लेकर के। जीएस पेपर 1 को अगर हम देखें तो यहां पर आपको शुरुआत प्राचीन भारत को लेकर के की गई। सबसे पहले देखा जाए तो पेपर जो होता है 2 खंड में आता है। खंड ए जिसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल पेपर में आपको 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें खंड ए में 10 क्वेश्चन होंगे। ये जो 10 क्वेश्चन आपको होते हैं यहां पर आप देखें तो 8 नंबर के होते हैं और ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये आपको 125 शब्दों में यहां पर आपको लिखने होते हैं। सभी यहां पे 10 के 10 क्वेश्चन जो होंगे 8-8 नंबर के, टोटल 80 नंबर आएगा और सभी शब्द क्वेश्चन की जो सीमा होती है 125 शब्दों की होती है। ये तो एक बेसिक स्टैंडर्ड है जो आप एग्जाम में लिखने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको 125 शब्दों में देना है। क्वेश्चन के बारे में चलिए पर देखते हैं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड यहां पर आपको सबसे पहले अगर मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं, जो पेपर 1 है आपका, जो जीएस पेपर 1 है, यहां पर आपसे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपकी हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है और एक इंडियन आपकी सोसाइटी है। कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं उसको भी एनालिसिस करते चलेंगे। सबसे पहले देखें शुरुआत, आपका जो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत का परिचय दीजिए। तो यहां पर देखा है तो एक तो आपको डिटेल जो है आपकी एशियंट हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन आया है और एशियंट हिस्ट्री में भी क्या है कि आपको जो उनका यहां पर साहित्यिक स्रोत हैं क्या क्या रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य हो गए, वेद हो गए, वेदांग हो गए, ठीक है, तो वहां पे महाकाव्य जो हो गए उनके बारे में क्या है, क्या क्या जानकारी उसमें मिल रही है, किस तरीके से उससे आपको प्राचीन भारत के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो वो चीजें जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक स्रोतों का क्या योगदान है, किससे किस तरीके की जानकारी आपको मिली है, उस चीजों को यहाँ पर आपको बताना था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकल कर आता है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक यहाँ पर आपको हिस्ट्री का भी देखा जाए तो आपको साहित्यिक स्रोत आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के समक्ष चुनौतियों का लेखा जोखा प्रस्तुत कीजिए। यानी इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत जो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री में आपको देखा है तो टोटल 6 पार्ट है। इसमें आपको आईपीआई के क्वेश्चन और आईपीआई भी हिस्सा देखा है तो आपको हिस्ट्री का ही है। इसमें यहाँ पर क्या क्या चीजें आई, भारत के समक्ष क्या चुनौतियां थी, ब्रिटिशों के द्वारा भारत को छोड़ा गया, भारत का पार्टीशन हो गया, छोटी छोटी रियासतें थी, उनका एकीकरण कैसे करना था, संविधान लागू करना, कानून व्यवस्था, गरीबी बहुत ज्यादा समस्याएं थी। तो उस चीजों को लेकर के भारत के समय स्वतंत्रता के पश्चात किस तरीके की चुनौतियां रही, उनके बारे में जो ऐतिहासिक जो घटनाक्रम है, जो चुनौतियां उस समय हमारे पास थी, पार्टीशन की थी, एकीकरण को लेकर की थी, अन्य प्रकार की प्रशासनिक थी, आर्थिक थी, सामाजिक थी, उनके बारे में यहाँ पर आपको एक जानकारी देनी थी। तीसरा क्वेश्चन देखा है तो नेपोलियन क्रांति का पुत्र था। एक यहां पर देखा स्टेटमेंट यहां पर है, एक यहां पर कोट है और इस कोट को आपको एक्सप्लेन करना है यहां पर देखा जाए, ठीक है। नेपोलियन जो है आपको देखा जाए तो जो क्वेश्चन आपको है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के है, तो यहां पर देखा जाए तो आपको आईपीआई को लेकर के है, आर्ट एंड कल्चर को लेकर के है और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के है। 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से निकल कर आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए यहां पर अब आपका शुरू हो जाता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को लेकर के। तो यहां पर देखा 3 जो क्वेश्चन है इनका स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत आपको बेसिक क्वेश्चन यहां पर आपको पूछे गए हैं। हाँ ये है कि आपको थोड़ी सी जानकारी यहां पर उस संदर्भ में आपको होनी चाहिए जो आप इसके बारे में यहां पर लिख सके।
दूसरी चीज यहाँ पे बहुत डिटेलिंग जाना नहीं था, क्योंकि आरटी 125 शब्दों में ही लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर इन क्वेश्चन को आसानी से लिखा जा सकता था। बहुत, मैं कहूंगा इन्हें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है जिन्हें समझने में बहुत समस्याएं हैं, या बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको कंटेंट है जिसको आप यहाँ पर पॉइंट वाइज करके यहाँ पर लिख सकते थे और अच्छे नंबर यहाँ पर लाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है, पहले 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। 3 क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले ये भी काउंट करते चलते हैं कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है। इसके बाद सोसाइटी को लेकर के कितने क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। ग्लोबलाइजेशन के कारण किस किस तरीके की चीजें हमारे समाज में देखने को मिली हैं, क्या प्रभाव देखने को मिले हैं, पहनने ओढ़ने रीति रिवाजों को लेकर के, कल्चरल सोसाइटीज में यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, किस चीजों को हमने यहाँ पर आपको अपनाया है, किस तरीके की चीजें यहाँ पर साझा हुई हैं, मूल्य किस तरीके के। तो एक वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करनी थी। तो उसको डिस्कस करिए, उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या इसकी क्या अच्छी चीजें रही, क्या हमने साझा की, क्या हमने ग्रहण किया। तो उस पहलू से यहाँ पर चीजें आपको इसको लिखना है। दूसरा है, भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान की यहाँ पे चर्चा करनी थी। तो कई सारी यहाँ पे जो महिला संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनका कोट करते हुए उनके बारे में बताते हैं, अलग अलग कई तरीके के यहाँ पे महिला संगठनों के बारे में जानकारी देनी है। हर संगठन की क्या यहाँ पे भूमिका है, वो किस तरीके से ग्रामीण समाज को यहाँ पर परिभाषित कर रही हैं, सशक्त बना रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो गया, कुछ आप लिख सकते थे। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली हो गई, आंगनवाड़ी जैसे क्षेत्रों में हो गई, स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर आशा जैसे संगठन हो गई। तो वहां पर आपको ऐसे ही कई सारी यहाँ पे महिला संगठन एनजीओ के बारे में इसके में यहाँ पे लिखना था, उनकी भूमिका दिखाना था, और उनकी भूमिका कारण ग्रामीण क्षेत्र में क्या यहाँ पर बेहतरीन हुई है उसको यहाँ पर कोट करना है। तो एक यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको भारतीय ग्रामीण समाज के संगठन में योगदान, तो बहुत यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है अच्छा है। इसके बाद अगला है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर यहाँ पर वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। तो भारतीय संस्कृति कैसी है, देखा जाए तो भारतीय संस्कृति कई सारे यहाँ पर समागम है, कई सारी संस्कृतियों का यहाँ पर आपको समागम देखने को मिलता है। कई सारे रीति रिवाजों के साझाकरण की स्थितियां हैं, भाषागत स्थिति हो, रीति रिवाजों के संदर्भ में, चाहे हम यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पर त्योहारों को लेकर के दिखाया, एक ही त्योहार लेकिन कई सारे भारत में आपको अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, नाम उसके यहाँ पर अलग अलग है, परिधान है, कला है, डांस है, अलग अलग फॉर्मेशंस को यहाँ पर आपको उसमें डिस्कस कर सकते थे। कल्चर्स के बारे में जो मेन मेन पॉइंट है उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर आप एक अच्छा कंटेंट है, मैं कहता हूँ भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं के दृष्टिकोण से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये चौथा, पांचवा और छठा 3 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो सोसाइटी को लेकर के हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइबल है, और आपको कई सारी चीजों को इंटरलिंक करके यहाँ पे लिखना है। तो अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ये 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे कहूंगा सोसाइटी को लेकर के। अब इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है कि महासागरों का क्या उपयोग है मनुष्यों के लिए। तो महासागर से आप क्या क्या है जो इकोनॉमिक बेसिस पे हैं, देखा है ट्रेड को लेकर के है, मछली इत्यादि को लेकर के है, व्यापार के पहलुओं को लेकर के है, कल्चरल यहाँ पर जो इफेक्ट आपको उसके कारण आता है, आवासीय स्तर पर यहाँ पर किस तरह के डिफरेंस आते हैं, मछुआरों की जो लाइफस्टाइल रही है, व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो एक पहलू आता है, इकोनॉमिक जोन्स डेवलप होते हैं, बंदरगाहों के निर्माण, तो कई सारे यहाँ पर महासागरों का कई अलग अलग तरीके से इकोनॉमी, इसके अलावा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वहां पर महासागर किस किस तरीके से उपयोग आता है, क्या क्या करते हैं, उसका क्या बेनिफिट्स आपको निकल कर आते हैं, उन पहलुओं को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अच्छा क्वेश्चन ये भी है जो ज्योग्राफी को लेकर के क्वेश्चन है, महासागर देखो टॉपिक भी देखते चलिए, तो महासागर को लेकर के क्वेश्चन आया, ठीक है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन है महासागर। इसके अलावा देखा जाए जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कि जलवायु जो है वो मृदा पे क्या प्रभाव पड़ती है, उससे वनस्पतियां किस तरीके से प्रभावित होती हैं, जलवायु का जो इफेक्ट है वनस्पति पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वनस्पतियां होने से यहाँ पे जलवायु किस तरीके से चेंज हो सकती है, वनस्पति ना हो तो मृदा यहाँ पर किस तरीके से क्षरण की समस्या होने लगती है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मैं इसको भी कहूंगा जिसको अंतर संबंध करके बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट लिखा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जलवायु, मृदा और वनस्पति के इंटरलिंकिंग एक क्लाइमेट्स को लेकर के आया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखा जाए, भारत में लगातार स्मार्ट सिटी को प्रोत्साहन को लेकर के केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना थी, उसको लेकर के राज्य सरकारों के द्वारा भी स्मार्ट सिटी योजना को लेकर के बजटी प्रावधानों के माध्यम से विकास के पहलुओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया। कुछ एग्जांपल्स उसमें आप दे सकते हैं, कौन कौन सिटी को लेकर किस राज्य में क्या है स्थिति है, फिर उसको लेकर के बजटी क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उस स्मार्ट सिटी का यहाँ पर रोल क्या है, किस पर्पज से उसे बनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं होने वाली, क्या इफेक्ट उससे निकल कर आएगा। तो वो सारी चीजों को आप यहाँ पर इसमें लिख सकते थे, और स्मार्ट सिटी क्या है उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करके
बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये भी है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी करिए। तो एक मैप यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, भारत के भूकंपीय जोनों को अलग से डिवाइड किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हैं और आसानी से यहाँ पर इस क्वेश्चन को भूकंपीय क्षेत्र और हर जोन को कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या है, जोन में क्यों रखा गया है, उसके उस जोन का यहाँ पर रखने के जाने के पीछे का रीजंस क्या है, क्या वहां पे आपके भूकंप आता है तो किस तरह के प्रभाव देख सकते हैं, और उसके यहाँ पर क्षेत्रों के नाम, राज्यों के नाम वहां पे लिख सकते हैं। और ये जो पहलू है, ये जो क्वेश्चन है भूकंप के दृष्टिकोण से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा है तो 4 क्वेश्चन आपको देखा जाए, 3 सोसाइटी को लेकर के हैं, 4 यहाँ पे ज्योग्राफी को लेकर के हैं और 3 ही यहाँ पर आपको हिस्ट्री है। तो पहले 10 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही एक्सप्लोरेशन टाइप के क्वेश्चन है, इंटरलिंकिंग क्वेश्चन है, करंट के साथ थोड़ा सा इंटरलिंकिंग भी आपको करता हुआ दिखाई देता है, जैसे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर के हो गया। इसके अलावा ज्यादातर जीएस ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको इसमें रखे गए हैं, करंट को यहाँ पर पहले 10 पहलू में ज्यादा नहीं यहाँ पर आपको रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो अगले 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फ्रांस की प्रबोधन काल की सुपरिणाम। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में यहाँ पर एक डिस्कशन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जो खंड बी है, यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस आ जाते हैं। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे देखा जाए तो पहली चीज आपको 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन यानी कि 200 शब्दों में यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बेहतर एक क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका क्या रहेगा कि आपको इंट्रो बताना है, आपको मेन बॉडी लिखनी है और आपको कंक्लूजन भी यहाँ पे करना है, और उस तरीके से 3 पार्ट में क्वेश्चन को यहाँ पे लिखना है। मैपिंग का अच्छा यूज कर सकते हैं, जहां जो ज्योग्राफी के वाले क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे डायग्राम्स बना सकते हैं जो आपको अच्छा यहाँ पर लगता है, और उससे एक अच्छे नंबर क्रिएट किया जा सकते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा है तो हिस्ट्री को लेकर के आया है, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आर्ट एंड कल्चर का देखा जाए तो एक क्वेश्चन हम मानकर चलते हैं, आईपीआई का यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, और वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के देखा है तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखा है तो बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के देखा है तो एक क्वेश्चन आपको आता है। संगम कालीन संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो संगम कालीन को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एशियंट और संस्कृत को लेकर के यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो टोटल आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और हर 1-2 क्वेश्चन आपको सभी से आए हैं। सबसे ज्यादा एक प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी सभी से एक क्वेश्चन आपको देखने, टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में बताना है, संगमकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी थी, और यहाँ पे फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, इसके बारे में उसको इंटरलिंकिंग करके लिखना था। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको अच्छे हैं। हिस्ट्री से टोटल आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कि आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, हिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पर वेटेज इस साल कम मिला है, या कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसके बाद हम देखें तो भारतीय समाज को लेकर के आपको एक बार फिर से भारतीय समाज में इस बार आपसे पूछा गया है कि अपनी विशिष्टता और संस्कृति विविधता के लिए यहाँ पर भारतीय समाज जाना जाता है, तो उस पर यहाँ पर एक चर्चा करनी है। तो एक कंटेंट यहाँ देखा है, हमेशा यूज की जाती है विविधता में एकता का पहलू, तो उस आधार पे यहाँ पे क्या क्या विविधता है, किस तरीके से वहां पे एकता के क्या क्या टॉपिक आते हैं, हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं विविध होने के बावजूद, तो उस पहलू को यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या हमें एक विविधता का क्या पहलू है, और उसके बाद क्या क्या चीजें हमें एक रूपता यहाँ पे प्रदान करती हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। गरीबी के कारणों परिणामों की यहाँ पर आपको चर्चा करनी है, तो एक ये भी यहाँ पर आसानी से लिखा जाए क्वेश्चन है। भारत में बढ़ता हुआ देखा क्षेत्रवाद को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, जो अर्थव्यवस्था राज्य व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो क्षेत्रवाद के कारण हमारे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव क्या है, और क्षेत्रवाद जो है हमारी राज्य व्यवस्था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित करती है, क्योंकि क्षेत्रीयता को बहुत महत्व मिलता है जब भी चुनाव के पहलू आते हैं, और क्षेत्रीयता को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है कई बार हम जब बजटीय व्यवस्था देखते हैं तो वहां पर भी क्षेत्रवाद कि गोरखपुर को ये मिल रहा है, बिहार के सीवान को ये मिल रहा है, पटना को ये मिल रहा है, पुणे को ये मिल रहा है। तो बजट में हम देखें किसी भी राज्य को लेकर हो या केंद्र सरकार के बजट हो, कहीं कहीं अब विशेष क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, क्षेत्रवादिता को प्रभावित ज्यादा वहां पे प्राथमिकता मिलती है। लोकसभा विधानसभा में सीटों को संख्या के आधार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्र के तौर पर देश में देखा, राज्य के तौर पर ज्यादा प्राथमिकता है उसकी। तो यहाँ पर आप क्षेत्रवाद और राज्य व्यवस्था को यहाँ पे अर्थव्यवस्था और राज्यव्यवस्था के लिहाज से आप लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन एक मैं यहाँ पर इसे भी कहूंगा। जनसंख्या विस्फोट पर भारत के सम्यक विकास में गंभीर चुनौती है, इस कथन की आपको समीक्षा करनी है। देखा जाए तो देखिए समीक्षा करनी है तो आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लेकर के एग्जामिन करना है। तो भैया ये
बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या को हम डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। हाँ, जनसंख्या ज्यादा होती है तो उससे कई सारे यहाँ पे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तो दोनों ही पहलुओं से यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करना था। इसके बाद जनसंख्या विस्फोट को लेकर देखा है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्षेत्रवाद को लेकर देखे, क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। कई सारे रिपीटेड चीजें अगर अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पर आपको आते हैं। देखा है स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट ग्राम को लेकर के भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक और यहाँ पर चीजें देखा जाए तो स्मार्ट सिटीज के आधार पर ही नहीं, स्मार्ट ग्रामों को जब तक आप विकसित नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी आप ज्यादा डेवलप या उनको सपोर्ट करने का एक सिस्टम के तौर पे इन्हें आप डेवलप कर सकते हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर आप देखा है तो हाट बाजार जैसी चीजें हैं, हाट ग्राम यहाँ पर हैं, स्मार्ट ग्राम हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, भारत के क्षेत्रों में विकसित किए गए हैं, तो उनके बारे में आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सोसाइटी में हम देखें तो 14, 15, 16, 17, 18 एक यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन इसको यहाँ पर भी मान के चलते हैं। स्मार्ट ग्राम, भारत में वनों और जल स्रोतों के जैविक विविधता के संरक्षण में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पे आवश्यक है। तो वन और जल स्रोतों के बारे में है, क्या रोल है और इनका बायोडायवर्सिटी पर क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में। सुनामी की विशेषताओं, उनके प्रभावों का यहाँ पर एक मूल्यांकन आपको करना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन के लिहाज से हम देखें तो 3 यहाँ पर आपको देखा जाए तो हिस्ट्री से हैं, 4 आपको देखा जाए तो सोसाइटी से हैं, और 3 ही यहाँ पर देखा जाए तो ज्योग्राफी के हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कितना क्वेश्चन किस हैं, तो हिस्ट्री से आपको देखा जाए तो 6 क्वेश्चन है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी को लेकर देखा जाए तो 7, और ज्योग्राफी को लेकर के देखा जाए तो 7 क्वेश्चन है। तो ये रहा इस साल का यहाँ पर पेपर 1 का एनालिसिस कि किस टॉपिक से आए हैं कितने क्वेश्चन। ओवरऑल अगर मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर देना चाहूं कि इस साल का यहाँ पर पेपर कैसा आया है, देखिए जनसंख्या विस्फोट बेसिकली आपको इसको भी आप जीएस में ही रख सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे सॉरी ज्योग्राफी में रख सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपको देखा है तो ज्योग्राफी से हैं, 6 आपके इंडियन सोसाइटी, और यहाँ पर आपको इंडियन भारतीय इतिहास को लेकर के हैं, इतिहास को लेकर के हैं अगर हम कहें। और सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बार ज्योग्राफी को मिलती हुई दिखाई देती है। क्वेश्चन ओवरऑल देखा जाए तो मीडियम है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी गोइंग भी नहीं है, थोड़ा सा विश्लेषणात्मक आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, थोड़ा इंटरलिंकिंग करना यहाँ पर आसान होता है, डिस्क्राइब करना यहाँ पर आसान है, कंटेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पे समझ आपकी अच्छी है तो उसको डिस्क्राइब आप आसानी से कर सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन पेपर इस साल का अच्छा आया है। चलिए पेपर 1 के बाद आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी यहां पर देखा जाए तो 2 ही सेक्शन में यहां पर भी आपको पेपर है, और यहां पर आपको देखा जाए जो पेपर आपको आया है खंड ए और खंड बी में अगर हम देखें तो खंड ए में देखा है तो अगेन यहां पर 8 नंबर के क्वेश्चन हैं जो कि 125 शब्दों में लिखने हैं, और 10 क्वेश्चन यहां पर आपको देखा जाए। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर 4 टॉपिक आते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है तो यहां पर आपको पॉलिटी आती है, सोशल जस्टिस आता है, गवर्नेंस का टॉपिक आ गया, और आईआर आ गया, ठीक है। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, कैसे बनी, क्या क्या थे, किसकी क्या भूमिका थी। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। पहला क्वेश्चन, भारत के विकास में नीति आयोग का, तो यहाँ पर नीति आयोग लगातार इंडेक्स, सूचकांक, रिपोर्ट्स और प्लान बनाती रहती है, तो वहां पर नीति आयोग के बारे में आप क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी का है। इसके बाद हम देखें तो राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियां यहाँ पर क्या हैं, तो देखिए लोकसभा के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लगातार चर्चा का विषय भी रहता है। राज्यसभा कई बार यहाँ पर उतना यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे देखा है राज्यसभा को इंपॉर्टेंस दी गई है। राज्यसभा की यहाँ पर क्या काम है, किस तरह की प्रक्रिया होती है, किस चीजों प्राथमिकता मिलती है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। भारतीय संविधान में देखा है तो क्वेश्चन आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है, मूल संरचना सिद्धांत के महत्व पर यहाँ पर चर्चा कीजिए। तो जो संविधान के देखिए काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा, कई बार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे कि जो न्यायपालिका है क्या बहुत ज्यादा संसद पर यहाँ पे एक नियंत्रणकारी भूमिका में आ चुका है या सुपर संसद की तरह काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे न्यायपालिका को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको आया है कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि न्यायपालिका को कहता है कि एक संरक्षक के तौर पे कहने की बात करता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ये कैसे सुनिश्चित करता है, किसी बिना दबाव में आके काम कैसे करेगा, और जो भारतीय संविधान है उसके मूल संरचना सिद्धांत को लेकर के न्यायपालिका को किस तरीके की इंपॉर्टेंस मिल जाती है, वो पहलू भी यहाँ पर है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरलिंकिंग करता हुआ थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे समझ वाली बात है। अच्छा अगर आप समझते हैं तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो एक देखा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन और आपको न्यायपालिका को लेकर के इंटरलिंकिंग क्वेश्चन है। राज्यसभा को लेकर के यहाँ पे आप देखा कार्यपालिका जो शक्तियां हैं। उसके बाद आयोग को लेकर के क्वेश्चन है जिसमें नीति आयोग है, और संविधान सभा को लेकर के है। तो 4 अलग टॉपिक से लेकर के पॉलिटी के 4 क्वेश्चन आपको फर्स्ट फ्रेम में आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं गरीबी उन्मूलन को लेकर के यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को लेकर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, एक बार यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम में लेकर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगातार चर्चा का विषय रहती है। तो गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह यहाँ पे देखें तो एनजीओ को लेकर के यहाँ पे लगातार भूमिका इनकी रहती है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। ये 2 क्वेश्चन अगर हम देखें तो सोशल जस्टिस को लेकर के हैं। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिटिक निकल के आए, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सोशल जस्टिस निकल के आते हैं, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की यहाँ पे आपको भूमिका को लेकर के यहाँ पर क्या रोल है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। एक और क्वेश्चन है जो कि नागरिक समाज के पहलुओं को प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ से यहाँ पर बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आईआर को लेकर के क्वेश्चन। आईआर में देखा है तो 3 टॉपिक जो पूछे गए हैं। एक तो भारत के मालदीव संबंधों को लेकर के क्वेश्चन आया है, किस तरीके से एक दूसरे के लिए यहाँ पर फायदेमंद है, क्या क्या चीजें इंटरलिंकिंग करती है। देखा है तो विरोध भी काफी यहाँ पर मालदीव में देखा है तो सरकार बदली थी तो काफी विरोध भी चला था, बाइकॉट इंडिया चला था, फिर भारत में बाइकॉट मालदीव चल गया, तो वहां पर फिर वो कहने लगे कि भारतीयों का वेलकम करने लगे, फिर वहां दौरे होने लगे, तो काफी कुछ यहाँ पे बदलाव हुए उस दौरान पिछले कई सालों में, 1 सालों में। तो इसको लेकर के यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संगठनात्मक संरचना और वित्त पोषण का वर्णन करना है कि संगठन संरचना कैसी है, अध्यक्ष कौन है, कितने रोल है, कितने सदस्य यहाँ पर हैं, पैसे यहाँ पर इनको क्या मिलते हैं, क्या काम यहाँ करते। तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति भारत की क्षेत्रीय नीति का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो साउथ ईस्ट की एशिया कंट्री है, शार्क है, बिम्स्टेक का यहाँ पर देखा है जो कंट्रीज हैं, उनको लेकर के सरकार की पॉलिसी यहाँ पर क्या रहती है, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलपमेंट हुई है, क्या चेंजेस आए हैं, वर्तमान समय में किस तरीके से देखा जा रहा है, तो उस पहलू को लेकर के लिखना था। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो आपको 3 क्वेश्चन है जो आईआर को लेकर के हैं। इसके बाद आता है अगला यहाँ पर सेक्शन बी में देखा है तो 12 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए, यानी कि बी आपको देखा है तो 200 शब्दों में यहाँ पर आंसर राइटिंग इसको करनी है। अब इसमें भी हम देखें तो पॉलिटी को लेकर के आया है कि इनका एक कथन दे दिया गया। कथन है कि राज्य विधानमंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको इसका चर्चा करनी है। चुनाव आयोग देखा है, एक और आयोग नीति आयोग को लेकर के, और अब चुनाव आयोग, तो 2 आयोगों को लेकर क्वेश्चन आए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या है, जो नई यहाँ पे प्रक्रिया लाई गई है, नया संशोधन, तो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन इसे उठाया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आप इसके बारे में आप बताएं उसका क्या इफेक्ट है, काफी सारी चर्चा इस पर हुई थी। इसके बाद लचीलेपन और कठोरता, 2 शब्दों को लेकर के यहाँ पर बताया गया कि भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसी यहाँ पर की जा सकती है। तो नम्यता है, अनम्यता है, उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताने हैं कि नम्यता क्या है, अनम्यता क्या है, उन पहलुओं को जोड़ करके भारतीय संविधान यूनिक कैसे है और उसकी तुलना यहाँ पर करनी है अन्य देशों के मुकाबले। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन जो है अच्छे हैं, पॉलिटी में है, थोड़ा सा ड्रिलिंग है, थोड़ा समझ के ऊपर है, थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड भी है, थोड़ा सा तुलनात्मक क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो एक बैलेंसिंग क्वेश्चंस है और आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि आसपास क्या चल रहा है उस पहलुओं को भी समझने का प्रयास आपसे किया गया है कि कितनी यहाँ पर आपको जानकारी है। इसके अलावा अन्य यहाँ पे पर्सपेक्टिव में तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, इसका समझ आपको जब होता है जब आप दूसरों से भी तुलना करके देखते हैं कि क्या बेहतर है या नहीं है, क्या सुधार की गुंजाइश हमेशा बेहतर होती है। तो एक अच्छे क्वेश्चन है, सोच वाले क्वेश्चन है और थोड़ा सा अटेंटिव यहाँ पर आपके क्वेश्चन है। ओवरऑल पॉलिटी के क्वेश्चन देखें तो अच्छे आए हैं, डिटेल्स थोड़ा से आपको समझने के ऊपर है, अगर समझ चाहते हैं तो आप अच्छे लिख सकते हैं और गलत अगर मिसकंसेप्ट कर गए तो आप इन क्वेश्चन को गलत लिख देंगे और नंबर आपके कट जाने वाले हैं। इसके अलावा देखा है तो भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए वित्त आयोग की देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो एक और क्वेश्चन देखा जाए तो आयोग को लेकर के आयोगों पर ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पर पेपर दिख रहा है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और यहाँ पे नीति आयोग। इसके बाद अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सरकार को किन चुनौतियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब संवेदनशील वर्ग हैं उनके लिए लगातार प्रयास तो करने पड़ते हैं, प्रयास करने में आपको कई सारी यहाँ पे चुनौतियां भी आती हैं, शामिल उन्हें करना, आगे बढ़ाना, और कई तरीके के यहाँ पर उनका शोषण हो रहा है, कई तरह का आर्थिक यहाँ पे चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, लिटरेसी की इत्यादि की समस्या है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने संबंधी कई सारी चुनौतियां आती हैं, विकासात्मक पहलू भी यहाँ पर शामिल है, शिक्षक पहलू भी यहाँ पर आप शामिल हैं। तो सारे जो पहलू आते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं डिजिटल टेक और हर चीज को लेकर के, उनको यहाँ पे लिखना है।
इसके बाद नई आर्थिक नीति से देश का श्रमिक वर्ग बहुत प्रभावित हुआ, कैसे? तो सोशल जस्टिस को लेकर के एक अच्छा क्वेश्चन है। 2014 के पश्चात भूख और गरीबी पर भारत की प्रगति का यहाँ पर एक वर्णन कीजिए। तो एक और बार देखा तो भूख, गरीबी, गरीबी, भूख, उनके विकास, ये भी क्वेश्चन एक टॉपिक है जो लगातार हाईलाइटेड हुआ है। तो यहाँ पर भूख, गरीबी, आयोगों को लेकर के ये पेपर ज्यादा ही फोकस आपको दिखाई दे रहा है। सोशल जस्टिस के इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए, द्विसंबंधी सुधार को लेकर के चर्चा कीजिए। तो एक और यहाँ पर जो आईआर का फोकस टॉपिक है भारत में, वहां भारत मालदीव था और अब यहाँ पर भारत और बांग्लादेश है। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के क्या परिणाम, भारत इससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना कैसे करना है। इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष, देखा इजराइल के साथ भारत क्योंकि दोनों से कनेक्ट हुआ है, इसलिए इजराइल के साथ भी भारत का संबंध अपना है, एक स्टांस रहा है। इजराइल के साथ भी उनका अपना एक स्टांस रहा है, लगातार इजराइल ने कई मौकों पर भारत का सपोर्ट भी यहाँ पर किया हुआ है। तो जब आप दो देश जिनके साथ आप लगातार आपकी पॉलिसी मेकिंग चलती रही है, वहां पर आपको क्या इफेक्ट, आप किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो यहाँ पर दिखाने वाली बात थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य में विफल रहा है, और वर्तमान समय में आप देखें तो इसके कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो, इजराइल ईरान का मुद्दा हो, इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा हो, रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, कहीं भी आप देखें तो युद्ध चल रहे हैं और इन सभी युद्धों में यूएन ने अपनी भूमिका कहीं से भी नहीं निभाई है, हर एक मुद्दे पर विफल रहा है। वर्तमान के घटनाक्रमों के साथ साथ आप पिछले यहाँ पर आप जब से इनका गठन हुआ है उसके बाद से कई सारे युद्ध यहाँ पर हुए हैं क्षेत्रीय स्तर पर, जहां पर यूएन ने यहाँ पर अपनी भूमिका नहीं निभाई है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ एक विफल संस्था रही है, उस संदर्भ में एग्जांपल्स देकर के आप बता सकते हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर अभी अगर हम देखें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो पॉलिटी से यहाँ पर देखा है सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आईआर यहाँ पर देखा है 6 क्वेश्चन आपको आईआर से मिलते हैं। आईआर का एक वेटेज यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ इस साल दिखाई देता है। गवर्नेंस को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर लगभग एक ही क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधारों को लेकर के आपको देखा जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी आपको 7 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो पॉलिटी को है, 6 क्वेश्चन आपको देखा जाए तो आईआर का है, 6 क्वेश्चन आपको देखा है सोशल जस्टिस का है और 1 क्वेश्चन आपको गवर्नेंस को लेकर के है। तो टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन की प्रकृति देखा जाए तो मैं ओवरऑल अगर कहूँ तो फर्स्ट पेपर के बजाय सेकंड पेपर थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर आपको उसके मुकाबले अगर कंपेरिजन करें टफ है। हाँ, इसमें समझ आपकी ज्यादा बेहतर यहाँ पर आकी जाएगी, गूढ़ है यहाँ पर है, एंड इंटरकनेक्शंस भी हैं, कई सारे अलग अलग चीजों को जोड़ने और समझने की यहाँ पर अगर आपकी क्षमता है, एनालिसिस करने की क्षमता है, इस पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर आप गलत, अगर आप मिसकंसेप्ट कर जाते हैं तो आंसर भी आप गलत करके आओगे। ओवरऑल फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पर मेरे तरफ से ये आपका एनालिसिस है। आपको कैसा लगा पेपर देख करके, आप कितना यहाँ पर समझ पा रहे थे अपने स्तर पर, कितना आप लिख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसके बारे में आप जरूर यहाँ पे कमेंट के बारे में बताएं। अगले पेपर्स जो हैं जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6, इनका भी हम एनालिसिस लेकर आएंगे अपने वीडियोस में। फिलहाल आज के सत्र के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।